हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो मच अवेटेड वीडियो है CMSL वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जिनका भी सिलेबस 80-90% कंप्लीट हो गया है, अब वो रिवाइज करने की सोच रहे हैं। तो कैसे CMSL को रिवाइज करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कहाँ आपको फोकस करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो वीडियो फटाफट लाइक ज़रूर कर देना और सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए, तो CMSL आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। 40 और 60 मार्क्स का वेटेज है। ऑप्शन मिला के पूरा जो पेपर है वो 135 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसमें पहले हम वेटेज थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जितने अटेम्प्ट न्यू सिलेबस में हुए हैं उनका पूरा वेटेज दिया हुआ है। तो पार्ट 1 जैसे होता है 40 मार्क्स का है कंपलसरी, और ऑप्शन मिला के 60 मार्क्स का होता है। पार्ट 2 60 का है, ऑप्शन मिला के 75 का आता है। ठीक है, तो आप लास्ट पेपर अगर देखेंगे, ठीक है, टोटल आपके चैप्टर्स ही कितने हैं पार्ट 1 में? 7। 1 2 3 4 5 6 7 ही चैप्टर है, और वेटेज कितना है ऑप्शन मिला के 60। तो यहां आपको कोई भी लूप साइडेड, वन साइडेड वेटेज नहीं मिलेगा। हर चैप्टर से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आध अटेम्प्ट में किसी से नहीं आया होगा, बट बाकी सारे अटेम्प्ट्स में हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब यहां कोई भी स्किपेबल चैप्टर नहीं है पार्ट 1 में। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और आप रीसेंट पेपर देख लेंगे तो सब में से आया है 10-10-10-10, और 2 चैप्टर में से 5-5 मार्क का भी आया है। ठीक है, तो यहां कोई भी स्किपेबल या नॉट दैट इंपॉर्टेंट ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है। लगभग पूरा आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। पार्ट बी में अगर देखें, पार्ट 2 में यहां थोड़ा सा है कि भाई चैप्टर्स ज़्यादा हैं, वेटेज उतना कम है, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा आ रहा है। तो यहां आप दिमाग लगा सकते हो। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये चैप्टर देखो हर अटेम्प्ट में आ रहा है। ठीक है, हर अटेम्प्ट में आ रहा है, अच्छा खासा 10 के ऊपर आ रहा है। तो आपका टॉप प्रायोरिटी होगी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, क्योंकि उसमें से प्रैक्टिकल भी आता है, आपको पता ही होगा। म्यूचुअल फंड में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड लगभग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको म्यूचुअल फंड करना है। एक न्यूमेरिकल आता है और 1 या 2 थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वेटेज 10 से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, या एक आध शॉर्ट नोट आ जाता है 3 मार्क का, एक न्यूमेरिकल आता है 5 मार्क का, और एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपका नंबर 1 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ICDR इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है, तो वो ICDR आपको करना है। फिर थर्ड नंबर पे आता है LODR। इन तीनों का ही अगर आप वेटेज देख लेंगे, ठीक है, इन तीनों का सिर्फ वेटेज देख लेंगे, 30 मार्क्स का वेटेज है। 60 मार्क्स का आपका है, 60 में से 30 आधा इन 3 चैप्टर्स का वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करना है। अब जब आप प्रिपेयर करोगे, पेपर पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। बहुत दिमाग लगा के स्मार्ट वर्क करके आपको करना पड़ेगा। तो पहले आपको पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा। पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे, ठीक है, पास्ट पेपर अगर आप देखोगे तो ठीक है, पेपर्स पहले आप स्टडी कर लो अच्छे से। तो अगर आप पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा डेटा दिया रहेगा, फिर क्वेश्चंस आते हैं, बट वो जो डेटा है उसका कुछ खास यूज़ नहीं होता है आंसर फ्रेमिंग में। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में से ही कंटेंट पे डायरेक्टली आते हैं। लेकिन पार्ट 1 में देखो, मतलब प्लस या माइनस क्या है, पार्ट 1 जो है उसमें केस स्टडी ही आती है, ऑलमोस्ट केस स्टडी आती है। 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल भी आते हैं, बट केस स्टडी ज्यादा आती है। केस स्टडी का मतलब क्या है कि जिसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं। भाई 5 मार्क का है तो 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए, हर क्वेश्चन टू द पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं केस स्टडी। मतलब वो लंबा जो पैराग्राफ है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी पार्ट में अगर ड्रॉप डाउन्स हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं,
वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टू द पॉइंट बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे वो क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आपने वो सारी चीजें पढ़ी हुई हैं और आप अगर एग्जैक्टली वो लिख के आते हो तो ये चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकती हैं। 5 में से सीधे 5 भी मिल सकते हैं क्योंकि टू द पॉइंट लिखना होता है। लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड है, अगर इधर उधर का फालतू कुछ भी लिखा 0 मिलेगा। कोई गुंजाइश नहीं है आधा आधा मार्क जो आपकी इच्छा होती है ना कि यार लिख के आया हूं कुछ तो मार्क्स देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। केस स्टडी क्वेश्चंस में टू द पॉइंट लिखा पूरे मार्क्स मिलेंगे और कुछ भी इधर उधर लिखा सीधे 0 मिलेगा। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। तो पार्ट 1 में केस स्टडीज के हिसाब से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जो बारीकियां हैं, अगर आप पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 1 में कहीं भी शॉर्ट नोट्स नहीं आते, कहीं भी शॉर्ट नोट नहीं आते। तो पढ़ने का स्टाइल, रिवाइज करने का स्टाइल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। लिमिट्स पे ज्यादा ध्यान देना है पार्ट 1 में, जहां पे भी सिनेरियोज हैं, सिचुएशंस हैं और लॉ आपको बता रहा है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है, तो वो उस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 1 में केस स्टडीज डायरेक्टली आती हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मेरे पास जून का पेपर है। जून के पेपर में अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो है 1A वो सीधे देखो आया है प्राइवेट इक्विटी पे। टॉपिक आपके बुक में ही है, सारी चीजें आपके बुक में ही हैं। ठीक है, तो प्राइवेट इक्विटी सीधे लिखा है देखो कि व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी। अब इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जो टेक्निकल है ना व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी, यानी जो उसका डेफिनेशन होता है वो आपको कोर कंसेप्ट लिखना है, कुछ भी इधर उधर का नहीं लिख सकते। फिर है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर है डिफरेंट टाइप्स, ऐसे यानी टू द पॉइंट है, कुछ भी इधर उधर का जेनेरिक चीजें आप नहीं लिख सकते। तो ये है, तो आपको ऐसा बारीकियां एक एक चीज को अच्छे से कवर करना पड़ेगा पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आते हैं। जैसे सेकंड उसका जो पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर बी है 1B, पावर्स ऑफ सेबी, पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, सब यानी टू द पॉइंट है, डायरेक्टली जो है वही टेक्निकल आंसर एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा भी इधर उधर का फिकम फाकी लगा सीधे वो 0 ही देंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको छोटे छोटे माइन्यूट हर पॉइंट पैराग्राफ को अच्छे से टू द पॉइंट कवर करना है। उसमें जनरलाइज चीजें नहीं आती, शॉर्ट नोट लिखते बैठो, कुछ भी लिखते बैठो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बहुत ही बारीकी से अच्छे से पढ़ाई करनी है। और पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे तो केस स्टडीज जो ड्रॉप डाउन वाले मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक एक 4 सब क्वेश्चंस हैं, ऐसा पार्ट बी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। पार्ट बी में थोड़े जेनेरिक शॉर्ट नोट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या एक्सप्लेन और ये एल्यूसिडेट, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसमें थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज में या जो होता है ना वो सब आप लिख सकते हो। पार्ट 2 में उतने टू द पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में थोड़ा आपको अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल आते हैं, मोस्टली म्यूचुअल फंड या जहां से भी आते हैं, तो वो सब आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से कवर करने हैं। फिर शॉर्ट नोट का पूरा एक क्वेश्चन आता है, तो पार्ट 2 में शॉर्ट नोट सारे आपको कवर करके जानी है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से उसका भी प्लस माइनस दोनों है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने अच्छे से लिख के आ गए, भाई 3 मार्क का कोई शॉर्ट नोट आया है और आपने 4 या 5 पॉइंट्स उसके अच्छे से लिख के आ गए, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, 3 से 4 पॉइंट तो यार सबको देखो याद हो जाते हैं, जो टू द पॉइंट है और याद भी आ जाते हैं सबको। मैं बेसिक बात कर रहा एकदम, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक पे 2 से 3 पॉइंट सबको उतना तो याद हो जाता है एग्जाम आते आते। तो बस वहां वही आपको चमत्कार दिखाना है, टू द पॉइंट टेक्निकल। अगर आप 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 3 से 4 5 पॉइंट लिख के आ गए, आपको 2 से 2.5 मिलने ही मिलने हैं। एक तो मिलता ही है, आप जेनेरिक लैंग्वेज भी लिख के आएंगे 1 मार्क तो मिलता ही है, बट ये स्कोरिंग एरिया है। तो शॉर्ट नोट्स जो भी हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, क्या आया है जून पेपर में, जैसे क्या आया है देखो, क्वेश्चन 6 होता है, क्वेश्चन 6 ऑप्शन में रहता है 6 और 6A। तो 6 वाला जो है वो आता है डायरेक्ट शॉर्ट नोट। तो देखो, एडवर्टीजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड, सब पढ़ के जाते हैं। एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ म्यूचुअल फंड, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अब ये बहुत बड़ा है, पर ये आपको 3 मार्क के लिए आए, तो आप 3 से 4 5 पॉइंट मैक्सिमम लिख सकते हो।
क्योंकि यही टॉपिक 5 के लिए भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। तो मार्क्स के हिसाब से लिखना है। 3 मार्क का है तो 3 से 4 पॉइंट, लेकिन टू द पॉइंट लिखो, जेनेरिक चीजें ज्यादा मत लिखो, ठीक है। जेनेरिक लिखोगे 3 में से 1 मिल ही रहा है सबको, लेकिन यहां आपको 3 में से 3, 3 में से 2.5 इसकी कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है और मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। फिर फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस, एंटिटीज नॉट एलिजिबल फॉर राइट इशू, ऐसे ने इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है 3 में से 2 तो मिलने चाहिए, मतलब इतनी आप मेहनत करो कि 3 में से 2 आपको मिल जाए, तो 15 में से 10 मार्क आपके वहीं आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा न्यूमेरिकल वाला भी नहीं है। देखो न्यूमेरिकल सबको जमते नहीं है, काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं, काफ़ी लोग कुछ सरप्राइजिंग आ जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा रिस्की है। बट शॉर्ट नोट्स आप सब पढ़ के ही जाते हो, बस अच्छे से पढ़ना है, एक रिवीजन और एक्स्ट्रा करना है, पॉइंट वाइज हर टॉपिक को डिवाइड करते जाना है, और जितना हो सके स्पेसिफिक डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको लिखने चाहिए। तो वहां मुझे लगता है 15 में से 10 मार्क आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो वो एक है, पार्ट 2 में आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे से अलग से कवर करके जानी चाहिए। भाई 5 आ रहे हैं, 3-3 मार्क के 5 आ रहे हैं, तो 5 में से 4 तो पढ़े हुए आते हैं, एक आध उसमें भी सरप्राइजिंग आएगा, एक आध उसमें से भी सरप्राइजिंग आएगा जो आपका हो सकता है कवर ना हुआ हो, बट 5 में से 4 ऐसे आएंगे जो आपके पढ़े हुए हैं। तो वहां आपको अच्छे से लिखना है। 8 से 10 मार्क आपको आराम से उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करके जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स एक आता ही है, एनएवी या जो भी टाइप का आता हो, म्यूचुअल फंड से एक प्रैक्टिकल आता ही है, तो आप सारे प्रैक्टिकल कवर करके जाओ। ऑलरेडी मैंने रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छे से आपको मैंने नोट्स दिए हुए हैं, मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। जस्ट आपको गूगल करना है अमित तलड़ा फ्री नोट्स, आपको डायरेक्ट मेरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, फ्री नोट्स का सेक्शन दिखेगा और उसमें से आपको जाके डाउनलोड करना है, बहुत ही सिंपल है। तो अच्छे से मैंने सारे आपको चीज़ें दी हुई है, दिखा देता हूँ आपको। इसमें अभी है नहीं मेरे पास, ये रहा, ये थोड़ा पुराना है बट ठीक है, मतलब नोट्स का पैटर्न आप देख सकते हो, सारे शॉर्ट नोट्स एक जगह हैं, ठीक है, केस स्टडीज एक जगह है, न्यूमेरिकल्स एक जगह हैं। इसमें मैंने ओल्ड सिलेबस के भी न्यूमेरिकल डाल दिए हैं, मतलब आपका कवरेज बहुत अच्छा है उसमें, ठीक है। एलओडीआर कॉम्प्लायंस पे एक आध क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो इसको आप ज़्यादा बार रिवाइज करो, ये मैं हमेशा कहता हूँ। पूरा सिलेबस 10-10 बार आपका पढ़ना नहीं होगा, उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो आप 5-6 बार 8 बार पढ़ सकते हो ना, ताकि आप एक्यूरेट आंसर लिख पाओ। इवन जो रिपीटर्स होंगे मैं उनको भी कहूँगा कि आप खुद अपना पेपर देखो, काफ़ी लोगों ने पेपर बुलाए हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन में 5 में से 4 मिले, आप खुद ही देखो, आपको आईना खुद ही दिख जाएगा कि 30, 32, 35 जितने भी आपको मार्क्स मिले होंगे, कितने क्वेश्चन में आपको 4 मार्क आपने स्कोर किए, 1 या 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब पेपर में काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपकी पढ़ी हुई हैं, लेकिन स्टिल आप 5 में से 4 उन टॉपिक्स में भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी है, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है, सब लोग पढ़ के जाते हैं, पर 3 में से 2 बहुत ही कम लोगों को मिले। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि जो पढ़े पढ़ाए देखे दिखाए टॉपिक्स आते हैं उनको एक्यूरेटली लिख के आना है, ठीक है। तो ये आपको काम में आएगा। शॉर्ट नोट सारे आपको दिए हुए हैं। कॉम्प्लायंस कैलेंडर तो बहुत छोटा है, 10 बार भी आप पढ़ सकते हो, इतना टाइम आपके पास है, तो ये एटलीस्ट आप 10 बार पढ़ के जाओ, ताकि गलती से अगर कॉम्प्लायंस कैलेंडर पे एक भी क्वेश्चन आया तो वहां आपको 5 में से 4 मिलने चाहिए। तो ये बेसिकली मैंने सेग्रीगेशन इसी के लिए दिया है कि हर क्वेश्चन में 4 नहीं स्कोर कर सकते, पर एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए पूरे पेपर में। अगर आप 25-30 क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, अरे 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिसमें आप 5 में से 4 स्कोर करो, नहीं तो बेस पासिंग का बनेगा कहां से। सब में ही आप 1-2 लेंगे तो आप 50 तक नहीं पहुंच पाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा आपका। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जहां 5 में से 4, 5 में से 5 मिलने चाहिए, और मिलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
फोकस की ज़रूरत है, ठीक है। तो सारे जो पेनल्टीज हैं, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, डेफिनेशंस हैं, ठीक है, एस्क्रो अकाउंट्स हैं, सारे जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, वो मैंने अलग से दे दी हैं। कोई भी एक कैटेगरी आप उठाओगे ना, 10-12 पेज से ज़्यादा नहीं है। 10-12 पेज आप आराम से 10 बार एग्जाम तक पढ़ सकते हो। सिर्फ क्या बड़ा है यहाँ पे, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बड़े हैं। शॉर्ट नोट का अगर आप देखोगे पेजेस, ये बहुत बल्कि है, ये आप 10 बार नहीं पढ़ पाओगे। 2 से 3 बार जितना आपको टाइम मिले आप पढ़ लो। तो यहाँ देखो 80 पेजेस तो यही है। बाकी जगह आप देखोगे, ये देखो 4 पेज, 5 पेज, 8 पेज, 2 पेज, 8 पेज, 8 पेज, ऐसे सब 8-10 पेज के हैं। ये आप बहुत अच्छे से याद करके जा सकते हो। इसको आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स तो आप बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाओगे ना, पर ये जो टेक्निकल है, जैसे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिख के देख लो। एक क्वेश्चन भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आया तो वो आ गया, सीधे छक्का मारना है। तो ये चीज़ें बहुत दिमाग लगा के 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस यूज़ करके मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लायंस कैलेंडर अच्छे से पढ़ना है। रोल ऑफ सीएस आता ही है, एक आध क्वेश्चन बहुत बार आप देखोगे तो रोल ऑफ सीएस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, आ सकता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये चीज़ें हैं ना जो छोटी छोटी हैं। एक आध क्वेश्चन आप देखना डिफरेंस बिटवीन पे भी आता है। रेगुलर प्लान, ये प्लान, म्यूचुअल फंड का आया था अभी, तो डिफरेंस बिटवीन पे भी एक आध क्वेश्चन आता है 3 मार्क का। तो ये है ही कितने डिफरेंस बिटवीन, सारे अच्छे से पढ़ के जाओ, लिख के देख लो एक बार। तो ये सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये सारी चीज़ें मैं तो बोल रहा हूँ राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। और एक बार आपने कोई चीज़ राइटिंग प्रैक्टिस कर ली और वो पेपर में आ गया, आप अच्छे से लिख के ही आओगे, क्योंकि वो याद हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये नोट्स आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं लिखते जाता हूँ, चलो। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें, पार्ट 1 तो पूरा ही है, ठीक है, ऑल चैप्टर्स सब में से आ रहा है और लगभग इक्वल वेटेज है। पार्ट 2 की बात करें तो ICDR, LODR और म्यूचुअल फंड, ये 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आधा पेपर इसी में से आ रहा है, तो इनको पूरा अच्छे से डिटेल में आपको कवर करना है। बाकी भी करना है, पर बाकी यानी कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। भाई कोई बहुत लोग अटक जाते हैं, यार ये टॉपिक बहुत टफ लग रहा है, छोड़ दो, एक आध, ठीक है, स्किप कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स में इनमें मत करना, इनमें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है। फिर आपका जो मैंने बताया पार्ट 1 की जब आप पढ़ाई करोगे तो केस स्टडीज़ के हिसाब से आपको पढ़ाई करने हैं। जो भी माइनर पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करने हैं। माइनर पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट 2 की बात करूं तो शॉर्ट नोट्स पे आपको अलग से ध्यान देना है। म्यूचुअल फंड के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक तो आना ही आना है, ये मतलब फिक्स होता है। और कहाँ से आएंगे, क्या क्या आएंगे, ये सब आपके हाथ में नहीं है। मैंने जितना भी देना है मेरे नोट्स में कवर्ड है, आप उसमें से सारे कवर करके जाओ, ठीक है। बट ये ऐसा है कि हर बच्चे को ये मिनिमम करके जाना है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। फिर जो मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉम्प्लायंस कैलेंडर, ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको अच्छे से कवर करके जाना है और इसकी बाकायदा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट नोट्स की आप नहीं कर पाओगे, शॉर्ट नोट्स छोड़ के बाकी सारी चीज़ों की आप राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करो। फिर जो एक रहता है सीक्वेंस, कि सीक्वेंस पेपर कैसे अपीयर करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पार्ट 2 हमेशा आपको पहले करना चाहिए, पार्ट 1 बाद में, कि पार्ट 1 लेंदी होता है, एक 1.5 पेज का वो पूरा मटेरियल दिया रहता है। काफ़ी कम बच्चे उतने मैच्योर होते हैं कि उसको स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखें। 90% बच्चों को वो पढ़ना ही होता है, जबकि मैं खुद बता रहा हूँ कि वो जो डेटा दिया है उसका कोई काम नहीं होता, पर बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते। जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ ना उनका उल्टाइज करना होता है। जैसे मेरा बेटा है, जो बोलो उल्टाइज करता है, वैसा ही मुझे लगता है। पार्ट 1 पहले नहीं करना है तो आप पार्ट 1 ही देखना पहले करोगे और पूरा पूरा वो 1.5 पेज पहले पढ़ोगे, 15 मिनट आपके वहीं गए। ये नहीं करना है, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, ब्लंडर है, रेड फ्लैग है, ठीक है। पार्ट 1 पहले नहीं करना है,
बाद में ही करना है, और बाद में भी जब आप करोगे वो 1.5 पेज का जो केस स्टडी है वो पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आंसर याद आ जाएगा अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो पूरा पूरा वो नहीं पढ़ना है, वहां टाइम आपको बचाना है। नहीं तो क्या होगा, 1.5 पेज आप पढ़ रहे हो, आपके पहले 2 क्वेश्चन में ही 1 घंटा निकल जाएगा, सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन में ही 1 घंटा निकल जाएगा। इसीलिए ये बिल्कुल भी ब्लंडर नहीं करना है। ठीक है, ब्लंडर बिल्कुल भी नहीं करना है। पार्ट 2 पहले करना है, पार्ट 1 बाद में करना है। ठीक है, फिर काफी बच्चों का एक मिथ होता है, कंफ्यूजन होता है कि वही पार्ट 1 पहले ही करना रहता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पहले आंसर कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बाद में आंसर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी फालतू चीजों पे बिलीव नहीं करना है। मैंने चेक्ड आंसर शीट्स देखी हुई हैं, उससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है। लोगों ने कुछ भी सॉल्व किया है, पेपर चेक हो जाता है, मार्क्स अलॉट हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस आपको अपनी मर्जी से आप अलग अलग लिख सकते हो। सिर्फ आईसीएसआई का रूल क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन 1 है उसका ए और बी 2 है, तो ये बस दोनों जो ए और बी है ये एक जगह पे लिखो। उसमें भी आप बी पहले ए बाद में लिख सकते हो, लेकिन ए और बी है जो ना एक ही जगह पे होना चाहिए एक साथ। ए यहां लिख रहे हो, फिर बी वाला एकदम लास्ट पेज पे लिख रहे हो, ऐसा आईसीएसआई रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है कि एक क्वेश्चन के जितने सब पार्ट्स हैं वो एक जगह होने चाहिए ताकि चेकर को ढूंढना ना पड़े। बाकी क्वेश्चन 1 पहले ही करना है ऐसा नहीं है, क्वेश्चन 2 पहले कर सकते हैं, क्वेश्चन 3 पहले कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 पहले कर सकते हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर रहे हो, उसके ए बी सी डी 4 हैं, तो वो 4 एक जगह होने चाहिए। भाई क्वेश्चन 5 चालू किया तो ए बी सी डी जो भी है वो एक जगह पे ही होनी चाहिए। इतना आईसीएसआई रूल कहता है। वो भी काफी लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो भी उनको मार्क्स अलॉट हुए हैं। तो वो भी कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, पर कोशिश करना है कि आईसीएसआई के रूल हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या होता है, रिवीजन नोट्स। ठीक है, मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपके पास कोई दूसरे हैं आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो लेक्चर बायर्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी है। ठीक है, लेक्चर बायर्स के लिए कंपलसरी है कि उनको मेरे नोट्स से ही रिवाइज करना है। गूगल कर लेना, आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ाई करनी है। अपडेटेड नोट्स मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो लेक्चर बायर्स के लिए कंपलसरी है, बाहर वालों के लिए ऑप्शनल है। आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो आप यूज़ करो, भरोसा नहीं है मत यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ठीक है, तो रिवीजन नोट्स हो गया। फिर एक है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स में भी एक आध क्वेश्चन आता है या आ सकता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन की हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये मैं नवंबर में, जैसा मेरा शेड्यूल होगा, नवंबर मंथ में मैं यूट्यूब पे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ा दूंगा। लेक्चर बायर्स हैं उनको भी यूट्यूब पे ही देखना है, नॉन लेक्चर बायर्स हैं उनको भी यूट्यूब पे देखना है। तो यूट्यूब पे नवंबर मंथ में आपको मेरे CMSL के अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 25 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, अमेंडमेंट्स भी आपको कवर करके जाने। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फोकस। ठीक है, कहाँ कैसा पढ़ना है, फोकस कौन से पार्ट में कौन से चैप्टर्स में कैसा फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिया, पेपर पैटर्न। ठीक है, तो पहले आपको पासिंग पे ही ध्यान देनी है। काफ़ी बच्चे बहुत आगे की सोच देते हैं, तो एक दो क्वेश्चन जो ऑड आते हैं, ऑफ बीट आते हैं, आपके पढ़े हुए नहीं हैं, उनको साइड रख दो। 80 मार्क्स का जो आपको आता है उस पर ध्यान दो, फोकस करो। ज़िंदगी में हर चीज़ आपको नहीं आएगी, और वो एक दो चीज़ें जो आ रही हैं वो आपको फेल नहीं कर सकती। 75 to 80 मार्क्स का पेपर इजी या ठीक ठाक आता है जो आप अपीयर कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें से मैं कह रहा हूँ भाई 80 का अगर आपको आता है, 40 मार्क्स का ऐसा पेपर होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, एकदम टंच, बिल्कुल टू द पॉइंट आप लिख के आ रहे हो, वैसा होना चाहिए। तो 40 में से ही आपको 30 आ जाते हैं, 40 में से ही 25 से 30 आपके वहीं आ जाएंगे। तो बचा ही कितना, बाकी 40 में से आपको 15-20 मार्क ही चाहिए, वो उतना मिल जाता है। तो फोकस करो, स्ट्रैटेजाइज करो, पासिंग ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बेवकूफ़ियाँ करोगे तो आप फेल होंगे ही होंगे। बेवकूफ़ों को पास नहीं करा सकता कोई भी, ये मैंने देखा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पार्ट 1 पहले करेंगे,
पूरा पूरा 15-20 मिनट वो पूरा पढ़ेंगे, तो ये ऐसे लोगों को कोई पास नहीं कर सकता। वो खुद ही अपने दुश्मन है, उनको कोई मतलब किसी और की दुश्मन की जरूरत भी नहीं है, खुद ही अपने दुश्मन है, वही बेवकूफ़ियाँ करेंगे। जबकि सामने मैं होके बता रहा हूँ, टीचर्स बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, स्टिल उनको किसी की नहीं सुननी। मतलब उनको खुद गलती करके फिर 2-4 अटेम्प्ट देके फिर सीखना है। तो वो वैसे लोग होते हैं, उनको कोई पास नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। कुछ और अगर आपके मन में है, कोई डाउट है प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम या रिवीजन को लेके, कोई अगर आपके मन में डाउट है, आप डेफिनेटली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की। थैंक यू सो मच।